Hello student, today we are going to discuss on our history chapter second, the establishment of British rule in India part 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या जाना था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे, जो पुर्तगीज थे, फ्रांसीसी थे, वो इंडिया में एज ट्रेडर्स आए थे, व्यापारी बनकर आए थे। उन्होंने कैसे फिर इंडिया के अंदर अपने अपने जो ट्रेड सेटलमेंट्स थे वो स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ दो ही मेन पावर्स यहाँ पे बची थी, एक थी ब्रिटिश और दूसरी थी फ्रेंच। अब वो यहाँ पे भी उनके बीच में क्या हुआ, वो स्टार्ट हो गए थे, तो उनके नाम दिया गया है कर्नाटक वार्स, जो कि हमारे जो साउथ इंडिया है वहाँ पे ये हुए थे। चलो अब लेसन को देखते हैं। Both the French and the British took advantage of the rivalry between the Indian rulers. They allied themselves with the rival Indian rulers and fought 3 wars. The British began by attacking the French trade settlements in Pondicherry, while the French attacked the fortified British settlements in Madras. Altogether, they fought 3 wars known as the Carnatic Wars between 1746 and 1763. The Treaty of Paris ended the Third Carnatic Wars with the defeat of the French to the British. The French were allowed to retain Pondicherry and Chandanagore. Madras was restored to the British, and thus they emerged as the main European power in South India. अब इसको देखते क्या हुआ था। यहाँ पर दोनों आए थे, ब्रिटिश भी और फ्रांस भी। उन्होंने यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो राजा थे, हमारे देश के जो राजा थे उस टाइम पर, वो जो भी राजा एक दूसरे के राइवलरी थे, विरोधी थे, उन्होंने उनका साथ लिया। सबसे पहले क्या किया, जो ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो फ्रांस के जो सेटलमेंट थे, ट्रेड सेटलमेंट्स, वहां पर हमला कर दिया पुंडीचेरी के अंदर। बदले में फ्रांस ने क्या किया, जो मद्रास के अंदर उनके जो ब्रिटिश सेटलमेंट्स थे, ट्रेड सेटलमेंट्स, उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनको कि हम कर्नाटक वार्स के नाम से जानते हैं। और ये लड़ाइयाँ 1746 से लेकर 1763 के बीच में लड़ी गई। और इन जो ये 3 वॉर्स हुए थे, इनका एंड हुआ था फिर जो पेरिस की ट्रीटी थी उसके साथ, पेरिस की संधि के साथ इनका अंत हुआ था। और उसके अनुसार क्या हुआ, फ्रांस को दोबारा फिर से उसके जो सेटलमेंट्स थे, पौंडीचेरी वगैरह, और जो ब्रिटेन को उसके जो सेटलमेंट्स थे मद्रास, तो वो उनको वापस लौटा दिए गए थे। इस प्रकार से जो साउथ इंडिया के अंदर जो मेन पावर बची थी वो ब्रिटिश और फ्रांस थी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ बंगाल। देखो, ब्रिटिश उस टाइम पर सबसे बड़ा स्टेट था इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा स्टेट था, मतलब फ्रांस जितना था आकार के अंदर। अब उसको वो क्यों लेना चाहते थे, सबसे पहले तो वो बहुत ही प्रोस्पेरस था। दूसरी बात, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्बर्स थे, बंदरगाहें लगती थी, जहाँ से वो अपना आसानी से सामान था वो अपने देश में ले जा सकते थे। तो अब देखते हैं, The Bengal province was known for its silk and textiles. It included modern-day Bihar, Jharkhand, and Odisha. After the death of the Mughal Emperor Aurangzeb, the Nawab asserted their power over Bengal. The British had to now deal directly with the Nawab to get trade-related grants and permission. However, the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, Alivardi Khan, and Sirajuddaulah were aided by the English and French fortification and were also suspicious of their growing power. Moreover, they didn't like the fact that the company had not only gained concession from Mughal rulers but were also misusing them to amass more wealth. In 1756, the British began reinforcing their fort, anticipating an attack by the French. This was the last straw for the newly crowned 20-year-old Nawab Sirajuddaulah. He attacked and seized the British factory at Qasim Bazar, acquired all the goods, and then captured Fort Williams. तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या हुआ। जब औरंगजेब की जब मौत हुई तो उसके बाद यहाँ पर जो नवाब थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला।
तो इन्होंने जो पावर थी वो अपने हाथ में बंगाल की ले ली थी। और बंगाल उस टाइम पर किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था? सिल्क और टेक्सटाइल्स के लिए। और जो बंगाल का एरिया था वो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन तीनों को मिला दिया जाए तो बंगाल का एरिया माना जाता था। तो फिर क्या हुआ, जो ये तीनों के तीनों जो नवाब थे वो बिल्कुल तंग आ चुके थे जो इंग्लिश और जो फ्रेंच फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किलेबंदियों से, क्योंकि वो अपने हर रोज अपनी जो फैक्ट्रियों का विस्तार करते जा रहे थे और जो एरिया था उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदियां कर रहे थे ताकि उन अपने सामान की रक्षा कर सकें। और फिर क्या हुआ, जो ये तीनों नवाब थे उनको इनकी जो एक्टिविटी थी उनके ऊपर डाउट्स होना शक होना स्टार्ट हो गया कि कैसे ये क्यों बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, और इसके साथ साथ वो कंपनी को और ज़्यादा जो कंसेशन वो ले रहे थे मुगल रूलर से वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो रहा था। और जो रेवेन्यू वो बंगाल से ले रहे थे जो पहले नवाब, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, इससे वो अपने खर्चों को नहीं पूरा कर पा रहे थे। तो फिर उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने जो फोर्ट थे यानी किले थे उनको और भी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। और क्यों? क्योंकि उनको ये शक था कि शायद जो फ्रांस है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो इसलिए क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने किलेबंदी थी वो स्टार्ट कर दी थी। उसी टाइम पर जो 20 साल का नवाब बना था उस टाइम पर सिराजुद्दौला, उसने क्या किया कि ये तो दोनों के दोनों बढ़ते जा रहे हैं, और वो उस टाइम पर उन्होंने फ्रांसीसियों का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि चलो जो ब्रिटिशर्स जो बढ़ते जा रहे हैं उनको मैं रोकूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला था उसने जो कासिम बाजार के अंदर ब्रिटिश फैक्ट्री थी उसको अपने अंडर कर लिया, और उसके अंदर रखी हुई जितनी भी वस्तुएं थी जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार थी उनको अपने कब्जे में ले लिया, और जो फोर्ट विलियम था उसको अपने अंडर यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद की जो एक्टिविटी है वो देखते हैं क्या हुआ। द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रॉबर्ट क्लाइव वाज फुली अवेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट विन देयर आर्मी अलोन, दे हैड टू विन बाय way of conspiracy. They found a willing support in Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab's army. A war broke out between Nawab Sirajuddaulah and the British. Sirajuddaulah established a camp near Murshidabad in a village known as Plashi. He commanded a well-equipped army of 50,000 foot soldiers and horsemen. The British promised to make Mir Jafar the Nawab of Bengal if he helped them. It was decided that the army under Mir Jafar would remain inactive. The Battle of Plassey broke out on 23 June 1757. Soon the Nawab's army retreated. The Clive was victorious. Clive returned to Murshidabad and made Mir Jafar and Nawab of Bengal. Mir Jafar was exactly what the British wanted, a puppet ruler who granted 24 parganas to the East India Company along with the personal presents to Clive. This was the first major success through the English East India Company in Bengal. अब ये जो पूरी घटनाक्रम है इसके बारे में हम देखते क्या हुआ। उस टाइम पर जो रॉबर्ट क्लाइव था वो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था। उसको ये पता लग गया था कि बंगाल के अंदर ऊन का जो व्यापार था वो सही से नहीं जा रहा था, इसलिए ऊन उसको अपने अंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता था, उसकी आर्मी अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने एक वे चुना, कंस्पायरेसी मतलब एक साजिश रची, षड्यंत्र कह सकते हो। उसने क्या किया, जो कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी के अंदर जिसका नाम था मीर जाफर, उसको अपने साथ कर लिया। और फिर क्या बोला, उसके साथ ये डील की गई कि सिराजुद्दौला को हटाकर अगर हम लड़ाई जीतते हैं तो तुमको हम यहाँ का नवाब बना देंगे। जो सिराजुद्दौला था उसने 50,000 सोल्जर्स थे जिसके अंदर हॉर्समैन भी थे, घुड़सवार थे। लड़ाई के लिए जब वो चले तो जो मीर जाफर के अंडर
जो भी आर्मी थी, जो भी सैनिक थे, वो इनएक्टिव हो गए, मतलब उन्होंने युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसलिए क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो प्लासी का जो वॉर हुआ था 23 जून 1757 के अंदर, वो उसमें उसको विजय मिली, जीत गया फिर वो। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइव था वो मुर्शिदाबाद आया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और यही तो अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसा पपेट रूलर बने, एक ऐसा कठपुतली राजा बने जो उनके इशारों पर काम करे। और उसने फिर क्या किया, वहां से जो 24 परगने का जो एरिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और उसके साथ साथ बहुत से जो पर्सनल जो उपहार दिए जाते हैं, भेंट या गिफ्ट दिए जाते हैं, वो भी क्लाइव को उसने दे दिए। तो ये जो सबसे बड़ी मेजर सक्सेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के अंदर। However, Mir Jafar was unable to keep his promise to making regular payments to the company, and when his son died in July 1760, he retired broken-hearted. Supported by the British, his son-in-law Mir Qasim succeeded him to the throne. उसके बाद क्या हुआ कि भी एक राजा कब तक ऐसा कर सकता है, वो कब तक ऐसा, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऐसे पेमेंट दे सकता है, उससे तो उनके जो शासन था उसका नुकसान हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिश के जो इंटरफेरेंस था उसको कम करने के लिए कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन उसका जो मीर जाफर का जो सन था वो 1760 के अंदर डाइड हो गया था, इससे वो बिल्कुल टूट गया था। उसने क्या किया, जो उसका सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। अब आ जाता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। Mir Qasim handed over Burdwan, Midnapur and Chittagong to the East India Company to maintain their troops. He moved his capital from Murshidabad to Mongia to lessen the company interference in political matters. Next, he tried to stop the company workers from conducting private trades as it affected the native traders of Bengal. As a result, a war broke out between the English and the Nawab. Mir Qasim lost 4 battles with the British in the summer of 1763 and was forced to flee Bengal. He joined forces with the Mughal Emperor Shah Alam II and Shujauddollah, the Nawab of Awadh. The combined forces engaged in a battle with the British troops at Buxar, led by the British Commander-in-Chief Hector Munro, and lost the battle on 22nd October 1764. The victory of Buxar proved to be of great advantage to the British as it marked the beginning of a strong British power in India. From it, the British got the Diwani rights इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब क्या हुआ, जो मीर कासिम था वो नहीं चाहता था कि जो ब्रिटिश थे वो उसके मामलों में ज़्यादा इंटरफेरेंस करे। इसलिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बुरदांव था, मिदनापुर था और चित्तागोंग था, ये एरिया उनको दे दिए थे। और वहाँ से फिर अपनी जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद से उसने मोंगियार शिफ्ट कर दी थी ताकि वो उसके मामले में हस्तक्षेप ना कर सकें। लेकिन फिर उसके साथ साथ उसने क्या किया, जो कंपनी के वर्कर्स थे जो कि खुद अपना एक निजी व्यापार चला रहे थे, उनको भी रोकने की कोशिश की। क्योंकि उससे जो बंगाल के जो नेटिव ट्रेडर्स थे उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जो स्थानीय जो वर्कर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इससे क्या हुआ, फिर जो इंग्लिश थे और जो नवाब थे उनके बीच में फिर से एक वॉर हुआ जिसको नाम दिया गया था द बैटल ऑफ बक्सर। उसकी जो एक्टिविटी थी उनके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और उसका एंड कैसे हुआ। तो मीर कासिम ने जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, 4 लड़ाइयाँ 1763 के अराउंड, वो चारों के चारों वो हार गया था। उसके बाद वो वहाँ से बंगाल भाग गया और उसने जो मुगल एम्परर था शाह आलम II और शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ अवध, उन तीनों के साथ मिलकर उन्होंने एक कंबाइंड फोर्स से ज्वाइन की और उन जो ब्रिटिश कमांडर थे उनके खिलाफ हमला कर दिया। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश कमांडर थे उसका नाम था हेक्टर मुनरो।
लेकिन जो बैटल थी वो 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। वो जब उन चारों की जो सेना थी वो ब्रिटिश के सामने हार गई, तो इससे बहुत बड़ा जो ब्रिटिशर्स थे उनको एडवांटेज मिला। और उससे क्या लाभ हुआ उनको, जो ब्रिटिशर्स थे उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी टैक्स इकट्ठा करने का, लगान इकट्ठा करने का राइट्स था वो ब्रिटिशर्स को मिल गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी का चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।